नॉन बियोटिक कंपोनेंट है, इसमें पहला लिखवाया था हम लोगों ने, इसी को पहले देख रहे थे, लिथोस्फियरिक कंपोनेंट या कंपोनेंट ऑफ लिथोस्फियर, ये हम लोगों ने देखा, लिख लिया था, हेडिंग लिखा था। तो इसके बारे में मैंने आपको कल बताया, लिथोस्फियर का मतलब है जो ऊपरी सतह है पृथ्वी की, और ये सॉलिड है, इसको हम लोग लिथोस्फियर कहते हैं या स्थल मंडल कहते हैं। ये अब हमें ये पढ़नी क्यों है? हमें ये इसलिए पढ़नी है क्योंकि ये बियोटिक कंपोनेंट के लिए बड़ा जरूरी है। एक तो ये हैबिटेशन देती है, बियोटिक कंपोनेंट्स को आवास प्रदान करती है, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों। और दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉइल को बनाने का काम भी करती है, सॉइल इसका पार्ट ही है। और सॉइल सोलर एनर्जी को बागे जो केमिकल एनर्जी है उसे कन्वर्ट करने में मदद करती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करके। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करेंगे लिथोस्फियर से और खत्म करेंगे इसे सॉइल पे ले जाके। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। स्थल मंडल के ऊपरी भाग को देखें, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये कुछ तत्वों से मिलके बना हुआ है, एलिमेंट से मिलके बना है। जैसे सबसे ज्यादा इसमें ऑक्सीजन है। सॉरी, अगर हम लोग पूरे क्रस्ट को देखें, अगर अर्थ क्रस्ट को देखें यानी सबसे ऊपरी भाग को देखें, तो पूरी पृथ्वी को देख अलग चेंज हो जाएगा, दोनों का लिखवा दूंगा मैं। जो ऊपरी वाला हिस्सा है, जिसे हम लोग क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं, जो लगभग 100 किलोमीटर नीचे तक है, अगर इसके कंपोनेंट्स को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। 46% ये हिस्सा इसका ऑक्सीजन से बना है। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन आती है और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, है ना? तो इनको कुछ कंपोनेंट्स लिख लीजिए। एक तो ये लिख लेंगे कि जो ये ऊपरी भाग है, इसमें सबसे ज्यादा कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, और फिर एक दूसरे में ये लिख लेंगे कि पूरी पृथ्वी पर यानी उसके अंतरतम की गहराइयों तक कौन से कंपोनेंट सबसे ज्यादा हैं। तो आप लिखना इसमें अगले पॉइंट में, समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, समस्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फाउंड ऑन द होल अर्थ, है ना? देखो, पृथ्वी का जो सबसे इनर वाला हिस्सा है, जिसे हम लोग कोर कहते हैं, ये लोहे से बना हुआ है, निकेल और फेरस से, इसीलिए इसको निफे कहते हैं। आगे मैं लिखवा दूंगा ये। और ये जो लोहा है पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में, कोर में, ये पिघली अवस्था में है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 6000 डिग्री सेल्सियस अंतरतम का, तो ये मॉल्टन फॉर्म में है। और यही पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए आवश्यक है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर लोहा पृथ्वी के केंद्र में ना हो तो पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ना हो, और इवन यहां तक हो कि इसका गुरुत्वाकर्षण भी चेंज हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसमें उसमें भी बदलाव आ जाएगा। क्योंकि भारी तत्व पृथ्वी के कोर में है, इसलिए इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। ठीक है? तो पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अगर कोई एलिमेंट या कंपोनेंट किसी है तो दैट इज आयरन। पूरी पृथ्वी पे, क्रस्ट पे नहीं, ध्यान रखना, क्रस्ट की बात नहीं कर रहा, ऊपरी भाग की बात नहीं कर रहा, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं। जब मैं ऊपरी भाग की बात करूंगा तो फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं तो लोहा सबसे ज्यादा है। तो लिखना इसमें, सबसे पहला लिखना लोहा या आयरन। ठीक है? दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर सिलिकॉन, सिलिकॉन, है ना? और चौथे नंबर पर मैग्नीशियम। वैसे तो आप पहले तीन याद रखना, इसी से काम चल जाएगा, लेकिन चौथा मैंने लिखवा दिया आपको, मैग्नीशियम।
है ना, ये कंपोनेंट है पूरी पृथ्वी पर। अच्छा, लोहा और ऑक्सीजन का तो परसेंटेज भी लिख लीजिए, क्योंकि वो परसेंट भी पूछ सकता है। लोहा पूरी पृथ्वी के 35.5% है, 35.5% हिस्से पर लोहा है। तो आप लिखो 35.5%। ऑक्सीजन के आगे और लिख लो 30%। बस इन दोनों को ही आप याद रखना। नेक्स्ट लिखना, अब अगले में देखेंगे क्रस्ट का, यानी जो ऊपरी वाला हिस्सा है जिसे हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, अगली लाइन में, पृथ्वी की भूपर्पटी के महत्वपूर्ण तत्व, या क्रस्ट लिख लीजिए। पृथ्वी की क्रस्ट के महत्वपूर्ण तत्व, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की भूपर्पटी के प्रमुख तत्व। ठीक है, जब क्रस्ट की बात हो रही है तो पहले नंबर पर भी ऑक्सीजन आ जाता है। तो पहला लिखना इसमें ऑक्सीजन। ये आया है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ऑक्सीजन के आगे लिख लेना 46%। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, है ना, और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, चौथे पर लोहा है, आयरन। ये ऊपर के चार हो गए। अब पहले दूसरे नंबर पर सिलिकॉन क्यों है? क्योंकि जो ये अर्थ क्रस्ट है ना, इसे हम लोग सियाल के नाम से भी जानते हैं। ये बनी ही सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके है। तो सिलिका या सिलिकॉन से तो ले लिया हमने Si, और एल्यूमिनियम को से ले लिया हमने Al। इसलिए ऊपरी क्रस्ट को हम लोग सियाल के नाम से भी जानते हैं, SiAl। यहां पर नोट करके लिख लीजिए अगले पॉइंट में। पृथ्वी की ऊपरी सतह है, पृथ्वी की ऊपरी सतह है, चूंकि सिलिका एवं एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है, चूंकि सिलिका एवं एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है, इसलिए इसे इसलिए इसे सियाल के नाम से भी जाना जाता है, सियाल के नाम से भी जाना जाता है। तो सियाल कहते हैं इसे, ऊपरी परत को। सिलिका और एल्यूमिनियम से चूंकि बनी होती है, इसलिए क्रस्ट बनी हुई होती है सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसे सियाल कहते हैं। ऐसा लेकिन ही ये जो ऊपरी, हाँ, SiAl, सियाल। अच्छा, दूसरा ये कि चूंकि ऊपरी वाला जो पृथ्वी का ये भाग है, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ी रहती है, तो फिर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंपोनेंट यहीं मिलता है। ठीक है, तो क्रस्ट पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर फिर सिलिकॉन आ जाती है, क्योंकि ये बनी ही सिलिका और एल्यूमिनियम से है। तो दूसरे और तीसरे नंबर पर फिर सिलिका और एल्यूमिनियम आ जाएगी, और चौथे नंबर पर लोहा आ जाता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी में लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा है पूरे अर्थ पर। क्लियर हो गया ये डिफरेंस? देखो, ये जो स्थल मंडल है, जो आपको ये क्रस्ट दिख रही है, इस पे भी 29% पार्ट ही इसका केवल लैंड मास है। जो 71% पार्ट है, वो पानी है, ओशंस के रूप में है। तो आप अगले पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट पैराग्राफ से। देखो, इस लिथोस्फीयर में भी लगभग 29.5% पर एशिया महाद्वीप है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका, और फिर नॉर्दर्न अमेरिका का नंबर आता है। नॉर्दर्न अमेरिका में कनाडा आ जाता है, और USA, और ग्रीनलैंड उसी में आ जाता है। ठीक है, तो आप इसमें अब छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए, लिथोस्फीयर का ही भाग है सॉइल। देखो, सॉइल लिथोस्फीयर की सबसे ऊपरी परत होती है, मृदा स्थलमंडल की सबसे ऊपरी परत है, और इसका निर्माण
सेलों से हुआ है, सेल कहते हैं इन्हें हम लोग। सेल वो ही चीज, वो एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है जिससे क्रस्ट मिलके बनी है। सेल किसे कहते हैं, या चट्टान किसे कहते हैं, रॉक किसे कहते हैं? पृथ्वी जब ठंडी हुई, पृथ्वी जब ग्रह के रूप में कन्वर्ट हुई, सूर्य से टूट के अलग हुई, आधुनिक जो थिंकर्स हैं उनके अनुसार, तो वो पिघली अवस्था में थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होनी शुरू हुई। तो पृथ्वी की सतह के वो भाग जो सबसे पहले ठंडे हो गए, या जो सबसे पहले बने, उन्हें हम लोग चट्टान कहते हैं, रॉक्स कहते हैं, या इन्हीं को सेल भी कहते हैं हम लोग। तो मृदा की उत्पत्ति, सॉइल की उत्पत्ति इन्हीं सेल से हुई है। जब पानी और हवा ने इन सेलों को काटा समय के हिसाब से, फ्रिक्शन जनरेट किया इनके ऊपर, तो फिर एक बहुत पतली परत ऊपर बनती चली गई, जिसे हम लोग आज सॉइल के नाम से जानते हैं। और चूंकि इस सॉइल में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की मदद से पेड़ पौधे खाना बना पाते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, सोलर एनर्जी को सेल्यूलोज या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर पाते हैं, और इसी सेल्यूलोज या ग्लूकोज को हम लोग लेते हैं। जीव जंतु इसी के ऊपर निर्भर हैं। इस तरीके से ये ऊर्जा चक्रण चलता है। पेड़ पौधों ने सोलर एनर्जी ली, उसे सेल्यूलोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। इस कन्वर्जन में सॉइल ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सॉइल और वाटर ने। फिर बाद में उस ग्लूकोज और सेल्यूलोज जो कि केमिकल बॉन्ड हैं, उनको हमने खाया, हम लोगों ने उससे ऊर्जा ली। और इस तरीके से जो ऊर्जा है वो जीवन में आगे प्रवाहित होती रहती है, खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से, फूड चेन के माध्यम से। पेड़ पौधे अपनी टोटल सोलर एनर्जी का, जो सोलर एनर्जी उनके पास आती है, उसका 4% ही वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। 4% का नियम कहते हैं इसे। और केवल उस 4% का भी 1% वो भोजन में कन्वर्ट कर पाते हैं, बाकी सब रिफ्रैक्ट हो जाता है। वो 1% उनमें सेलुलोज या ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है, जिसे हम लोग खाते हैं। जितना हमने खाया, उसका फिर हम केवल 10% एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी सब वेस्ट के फॉर्म में बाहर हो जाता है। फिर आगे प्राणियों में 10% का नियम चलता चला जाता है। दैट इज द कंपोनेंट और एनर्जी साइकिल ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स या अर्थ कहें सही मायने में, तो क्योंकि अर्थ की स्टडी है अभी। दैट इज द एनर्जी साइकिल ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सॉइल कैसे बनी है समझ में आया? हाइड्रोस्फियरिक कंपोनेंट, इसके बाद एटमॉस्फेरिक करेंगे। हाइड्रोस्फियरिक कंपोनेंट या कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्फियर, जलमंडल, या जलीय संघटक कहते हैं इसे, जलीय संघटक। ठीक है, देखो जल, अगर हम लोग विश्व में ग्लोबल लेवल पर वाटर को देखें, तो दो तीन लेवल पर हम लोगों को ये दिख सकता है। सबसे ज्यादा वाटर महासागरों में है, लगभग 97.2% जो टोटल पानी है अर्थ पर, वो ओशंस में है। लेकिन ये सलाइन है, पर ऊर्जा चक्र में ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एनर्जी साइकिल में। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो पानी की मात्रा आती है, वो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ग्लेशियर्स के रूप में और स्नो के रूप में है। चाहे वो नॉर्दर्न पोल पर आर्टिक सागर के रूप में हो, या अंटार्कटिक महाद्वीप में जमी हुई बर्फ के रूप में हो। ये पृथ्वी पर टोटल पानी का 2.15% बनाते हैं। ये पानी साफ है,
मतलब फ्रेश वाटर है ये। इसका मतलब ये हुआ कि पानी लगभग यही फ्रेश है, हालांकि कुछ और भी है थोड़ा सा फ्रेश वाटर जो जमीन में नीचे है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये हुआ। तीसरे नंबर पर पानी जो मिलता है सबसे ज्यादा, वो वायुमंडल में मिलता है, एटमॉस्फेयर में। हवा में जो नमी है, ये तीसरी सबसे ज्यादा पानी की मात्रा को लेकर चलती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर। जो जमीन के अंदर पानी है वो तीसरे नंबर पर आता है। ये लगभग 0.031% है, हम इसी के ऊपर निर्भर हैं। आज जो मानव सभ्यता है वो 0.031% ही पानी के ऊपर निर्भर है, केवल जो ग्राउंड वाटर है। और इसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये पूरी पृथ्वी पर लगभग पानी का है। फिर झीलें वगैरह में भी आ जाता है, ये हम लोग लिख लेंगे, इसको हम लोग कल कर लेंगे। वाटर कंपोनेंट्स को, हाइड्रोस्फीयर को, तो एक तो ये देख लेंगे कि पानी कहाँ कहाँ पृथ्वी पर कितना कितना है, फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर कहाँ कहाँ मिलता है, और इसमें लाइफ किस तरीके से सस्टेन करती है। ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे। कोई क्वेरी है तो